ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। जुमेरात 13 मार्च के सहबीन से जावेद चौधरी का सलाम। जाफर एक्सप्रेस हाई जैकिंग क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। कोयटा अस्पताल में 15 जख्मियों का इलाज जारी। रिहाई पाने वाले दीगर मगवी मुसाफिर अपने घरों को रवाना। मरहलावार यूरोवानियों को रिहा करवाया गया। ये दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टर माइंड से सैटेलाइट फोन के जरिए राब्ते में थे। पाकिस्तान के वजीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है वजीर आजम कल कोयटा जाएंगे और अगली हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो आज उनकी वजीर आला बलूचिस्तान से भी बात हुई और कल जब वो बलूचिस्तान का दौरा करेंगे तो वो लाहे अमल का वहाँ पे तफसील के साथ इस पे रोशनी डालेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर शिद्दत पसंदों के हमले के बाद जिन लोगों को यरगमाल बनाया गया उनमें से कुछ जान हथेली पर रखकर भाग निकलने में कामयाब हो गए, मगर कैसे? जैसे वो चांद नीचे पहाड़ों के नीचे गया ना तो अंधेरा छा गया। जैसे अंधेरा छाया हमने बोला इन्हें मार तो देना ही है, छोड़ ही नहीं रहे, किसी को भी नहीं छोड़ रहे। 10 की टोली में, 15 की टोली में, 20 की टोली में, 3 की टोली में, ये भी उठो ये भी उठो, उधर जाकर सारा कुछ देखते रहे रात। हमने बोला भी इधर भी मरना ही मरना है, तो भागते हैं, देखी जाएगी। जाफर एक्सप्रेस हाई जैकिंग क्लियरेंस ऑपरेशन पर पाकिस्तानी तज्जियाकार क्या कहते हैं? सरकार कितने नंबर देती है कि जी हमने कामयाबी से ये छुड़वा दिया वो छुड़वा दिया, अब वहाँ बैठ के कोई नंबर तो गिन नहीं सकता, लेकिन ये है कि ये सिक्योरिटी फेलियर है। तो अब भी मुज़ाकरात ना करने का फैसला किया है रियासत ने कि किसी भी स्टेज पर दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये TTP को भी पैगाम। अमेरिका की तजवीज़ पर यूक्रेन रूस के साथ 30 रोज़ा जंग बंदी पर तैयार। Well, just to add to the Secretary's comments, the Ukrainian delegation today made something very clear, that they share President Trump's vision for peace. बांग्लादेशी फौज में पाकिस्तान के हामी जनरल की जानिब से बगावत की कोशिश का इल्जाम। फौज मुत्तहिद है, इंडियन मीडिया सनसनी ना फैलाए। ISPR बांग्लादेश। तो तमाम बड़े इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स ने इस पे लिखा और बड़ी खतरनाक रिपोर्ट थी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की मिलिट्री के अंदर, बांग्लादेश की जो फौज है उसके अंदर एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो कि कू करना चाहता है अगेंस्ट वकारुज़्ज़मा। गूगल वॉलेट पाकिस्तान में लॉन्च। आपके बैंक कार्ड का मुतबादल ये ऐप कैसे काम करती है? इंस्टॉल करने के बाद सिंपल इज दैट इसको ओपन कर लेंगे और ओपन करेंगे। ओपन जैसे ही करेंगे तो हमें ये बताएगा कि आपने कौन सा अकाउंट यहाँ पे लगाना है। लाइक मेरे पास जस्ट एक ही अकाउंट यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आपके पास वो लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने कौन सा Gmail अकाउंट जो है वो इसके साथ लॉग इन करना है। इन सब मौज़ूआत पर तो बात होगी ही, लेकिन इन मौज़ूआत से पहले आलमी खबरों का खुलासा। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले और उसके बाद पाकिस्तानी फौज की जानिब से किए जाने वाला क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल होने पर बाजियाब करवाए गए लगभग तमाम मुसाफिर कोयटा पहुंच चुके हैं। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक जख्मी होने वाले 15 मुसाफिर फिलहाल कोयटा ट्रॉमा सेंटर में जेर इलाज हैं, जबकि कोयटा पहुंचने वाले दीगर मुसाफिर अपने घरों को रवाना हो गए हैं। फिलहाल इस वाक़े में हलाक होने वालों की मैयतें कोयटा नहीं पहुंचाई जा सकी हैं। गुज़िश्ता रात पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान ने बताया था कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किया जाने वाला क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है और तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। उनका मजीद कहना था कि अगरचे क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, ताहम अभी इलाके में प्रोटोकॉल के मुताबिक जांच पड़ताल की जा रही है और कुछ मुसाफिर जो भाग कर दाएं बाएं चले गए थे उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है। जो मुग़वी मुसाफिर हैं जो ऑपरेशन के दौरान जब यह क्लियरेंस ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त वो दाएं बाएं के इलाकों की तरफ भागे हैं, उनको भी इकट्ठा किया जा रहा है। ISPR के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने दावा किया था कि इस ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर का जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम उन्होंने तस्दीक की कि फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन शुरू होने से पहले दहशतगर्दों ने 21 अफराद को हलाक कर दिया था। लेकिन इस ऑपरेशन से पहले ये जो हैवानी दहशतगर्द हैं
इन्होंने जो सा है 21 मासूम जाने ये ले चुके थे। इसके अलावा रेलवे पिकेट पर तैनात 3 FC जवान शहीद हुए, जबकि FC की गजाबंद स्काउट्स का एक जवान कल दौरान ऑपरेशन शहीद हुआ। और मैं दोबारा ये कहूँगा कि मौके पर मौजूद तमाम दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं, ताहम इलाके और ट्रेन की क्लियरेंस और जांच पड़ताल जो सी है SOP के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड कर रहा है। फौज के तर्जुमान के मुताबिक इस वाक़े में FC के 4 जवान भी हलाक हुए हैं, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज की एक चौकी के पास शिद्दत पसंदों ने हमला करके हलाक किया था। ताहम फौज के तर्जुमान ने दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के जानी नुकसान के हवाले से कोई तफसीलात फराहम नहीं की हैं। फौज के तर्जुमान ने बताया कि SSG के कमांडोज, FC और सिक्योरिटी एहलकारों समेत पाकिस्तानी फजाइया ने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। उनका मजीद कहना था कि सबसे पहले ऑपरेशन के दौरान खुदकुश हमला आवरों को मारा गया था। दहशतगर्दों ने पहले ये किया कि यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। जो बाजियाबी का ऑपरेशन है वो फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और आज SSG के जवानों ने हिस्सा लिया और मरहलावार यरगमालियों को रिहा करवाया गया। ये दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टरमाइंड से सैटेलाइट फोन के जरिए राब्ते में थे। पाकिस्तान के वफाकी वजीर इत्तलाआत व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद वजीर आजम कल कोयटा भी जाएंगे और वहां पर वो अपनी हिकमत अमली का ऐलान भी करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो आज उनकी वजीर आला बलूचिस्तान से भी बात हुई और कल जब वो बलूचिस्तान का दौरा करेंगे तो वो लाहे अमल का वहाँ पे तफसील के साथ इस पर रोशनी डालेंगे। वजीर इत्तलात ने कहा कि बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर मौजूद है और इर्द गिर्द के इलाके को क्लियर किया जा रहा है और फौज की जानिब से इंतहाई हसास सूरत हाल में पेशा वराना महारत से काम लिए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले 21 मुसाफिरों को हलाक किया जा चुका था। उन्होंने मजीद कहा कि कुल 440 मुसाफिर ट्रेन में सवार थे, जिनमें से बहुत सारों को मुगवी रखा गया और मुगवी रखने वालों को आप देख सकते हैं कि 3 क्लस्टर्स बने हुए नजर आएंगे, जिनमें खुद कुछ जैकेट पहने शिद्दत पसंदों ने इन्हें यरगमाल बनाकर रखा हुआ था, क्योंकि ये खतरा था कि अगर ये खुद को धमाके से उड़ा देंगे तो कई 100 जानों का नुकसान होगा। इसलिए जब पाकिस्तानी फौज के स्नाइपर्स ने उन्हें हलाक किया तो बहुत सारे मुगवी लोग वहां से निकलने में कामयाब हुए। अता तारड़ का ये भी कहना था कि ये ऑपरेशन 36 घंटों तवील इसलिए रहा क्योंकि मगवियों की सूरत हाल हो तो इसमें से बगैर किसी जानी नुकसान के निकलना बहुत मुश्किल काम होता है। जाफर एक्सप्रेस पर शिद्दत पसंदों के हमले के बाद जिन लोगों को यरगमाल बनाया गया उनमें से कुछ अपनी जान हथेली पर रखकर भाग निकलने में कामयाब हो गए थे। ऐसे ही 2 लोगों से BBC के नामा निगार उमर दराज नंगियाना ने बात की है। आप भी सुनिए। जैसे वो चांद नीचे पहाड़ों के नीचे गया ना तो अंधेरा छा गया। जैसे अंधेरा छाया हमने बोला इन्हें मार तो देना ही है, हमें छोड़ ही नहीं रहे, किसी को भी नहीं छोड़ रहे। 10 की टोली में, 15 की टोली में, 20 की टोली में, 3 की टोली में, ये भी उठो ये भी उठो, उधर जाकर उधर सारा कुछ देखते रहे रात। हमने बोला भी इधर भी मरना ही मरना है, तो भागते हैं देखी जाएगी। फौजी थे तो बहुत, उन्होंने बोला भागते हैं या मर गए तो मर गए। हाँ फौजी भी बहुत थे हमारे साथ, हाँ बहुत फौजी थे हमारे साथ, तकरीबन 40-50 आदमी फौजी थे। हाँ वलदार थे तो 5-6 वलदार थे, कोई नैग थे, कोई लास नैग, कोई सिपाही वगैरह थे। ज़्यादा तल्लक 17 AK से इनका था, 17 AK रेजिमेंट है, उनसे ज़्यादा तल उनके उधर कजल्टी भी हुई है। जब वो खड़ा करते थे वो आदमी को मार देते थे। उसने बोला मेरे छोटी छोटी बेटियाँ मुझे मत मारो। उन्होंने बोला अच्छा दर फैर मार। तो जो मेरी फुफी ज़ात का भाई था मेरा, उसको भी उन्होंने मार दिया। और जो दूसरा मेरा साथी जब हम भागे तो उसको ना इधर गोली लगी, वो CMH में कोयटा दाखिल। फिर हमने दौड़ी लगाई है उधर से, नहीं रुके, पीछे मुड़ के नहीं देखा, छू गोलियां ऊपर से जा रही हैं। बैठ जब गोलियां थी बैठती नीचे होते थे, फिर भाग पड़ते। आगे तकरीबन 1.5 किलोमीटर के वाई पर वो नाला है, उधरती नाला है, फिर उस नाले के अंदर हम स्लिप हो गए। आगे हमें फिर FC नजर आई। ऑपरेशन करने के लिए पहाड़ी के ऊपर डटे हुए थे। उसके बाद कमांडो भी उधर गई है, डाउन कैमरे भी, हेलीकॉप्टर भी गए, ऊपर से वो कर रहे थे सर्वे। तो रात भी वो कल भी आए, उन्होंने इसलिए कार्रवाई नहीं की कि हमारे आदमी उनको नजर आ रहे थे ओपन बैठे हुए थे। बुलेट प्रूफ जैकेटें पहनी, वो जैकेटें जिस तरह ये हमारे नहीं पहनते ये आर्मी वाले, वो प्लेट वाली वो जैकेटें थी और उसमें मैगजीनें थी, खुले राउंड थे
तो लाकड़ रंजन वाले के पास वो लंबे लंबे वो लाकड़ रंजन का होता है वो गोला, वो थे, ऊपर हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहा था, दूर से वो फायरिंग कर रहे थे एफसी वाले, करीब कोई नहीं। पनीर के नज़दीक गाड़ी पहुंची है, कोई 2 किलोमीटर आगे ऐसे ज़ोरदार धमाका हुआ है, 3 बोगियाँ पटरी से उतरी हैं, बस उसके बाद दोनों साइडों से फायरिंग शुरू हुई है। मिसाइल चल रहे थे, लॉन्चर चल रहे थे, तकरीबन कोई 30 मिनट तक फायरिंग चलती रही है। फिर उन्होंने बोला कि भैया आप लोग बाहर आ जाओ, नहीं तो हम लोग आपको अंदर मार देंगे। काफ़ी देर तक हम लोग छुपे रहे, कोई नीचे घुस गए, कोई किधर घुस गए, तो मिसाइल जो है बस आर पार चल रहे थे। तो मजबूरन बाहर निकलना पड़ा, जब निकल के बाहर साइड पे बिठा दिया। उन्होंने कहा कि भाई वो जो बाकी उनके साथी थे, उन्होंने बोला कि भाई हम लोग जा रहे हैं, भी हमारा ऑपरेशन कामयाब हो गया, बस मरने वालों को, शहीदों को बस हमारा सलाम है। वो चले गए। टोटल 5 लोग थे जो पूरी दिन हम लोगों को उन्होंने पाबंद करके रखा हुआ था, बस साइड पे कर दिया। पंजाबी, बलोच, सिंधी जो भी थे, सराइकी भी अलग-अलग हो जाए। बस 5-5 बंदों को उठाते थे, 10-10 बंदों को गोलियां मारते थे। बस समझो कि पूरी रात ये किस्सा चलता रहा, फायरिंग चलती रही। कि सुबह के टाइम पर जब देखा हम लोगों ने कि अभी थोड़ा टाइम मिल गया, उधर से एफसी वाले आके उन्होंने जब फायरिंग शुरू की, हम लोगों को मौका मिला, कोई काफ़ी लोग थे, आर्मी के थे, एफसी के थे, हम लोग फिर भागने की कोशिश की। जैसे हम लोग भागते थे, पीछे फायरिंग करते थे, मिसाइल फेंकते थे, पर अल्लाह ने बचाया। बस कुछ 2.5 मेरे ख्याल से किलोमीटर का सफ़र था, फिर हम लोग एफसी की चौकी पे पहुंचे, फिर उन्होंने बोला कि महफूज हैं। आपके साथ जो लोग थे वो सारे निकलने में कामयाब हो गए? हम लोगों के साथ जो बैठे हुए थे कुछ लोग, वो तो निकल के, बाकी कुछ रह गए, फिर कुछ बाद में फिर आए, फिर निकले बाद में। तो उन्होंने आपको पीछे से रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, उन्होंने वो तो 5 आदमी थे ना, जैसे वो ड्रोन आता था या जहाज कोई आता था, वो गाड़ियों की पटरी के नीचे छुप जाते थे। ड्रोन रात को आया, देखा उन्होंने पोजीशन के हम लोग हेल्थ चल रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर वो अंदर पटरी के अंदर छुप जाते थे। जैसे ही जब इधर से फायरिंग शुरू हुई है एफसी वालों की, फिर पीछे गए ना, फिर हम लोगों को मौका मिला, फिर हम लोग भागे हैं। तो वहाँ पे कोई ऑपरेशन भी हो रहा था? उस टाइम ऑपरेशन नहीं था, ऑपरेशन बाद में शुरू हुआ, जब हम लोग उधर एफसी के पास चले गए, फिर कमांडो भी आई है, फिर कल हेलीकॉप्टर भी है, उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। उन्होंने भी वहाँ से कुछ लोगों को क्या करवाया या नहीं करवाया? नहीं, उस टाइम किधर करते थे सर, वो जो है ना, वो था हालात ऐसे थे ना कि उधर फायरिंग थी, कैसे करते थे। हम लोग तो निकले हैं ना उस टाइम, हम लोग 6 बजे निकले हैं उधर से, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ है। तो आपको कितना डिस्टेंस आपको चलना पड़ा, कितना फासला? तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 2.5 किलोमीटर है, खड्डों में इधर उधर। जब पीछे से मिसाइल आते थे, कोई बेचारे गिर के मर जाते थे। हम लोगों ने बोला मरना तो वैसे ही, बस निकलो उधर से। हम लोगों को तकरीबन सराइकी टोली थी, उसमें मेरे ख्याल में कोई 30, 35, 40 आदमी था मेरे ख्याल में उसमें, क्योंकि उन्होंने बोला कि सराइकी अलहदा हो जाए, पंजाबी अलहदा हो जाए, सिंधी अलहदा हो जाए, बलोच अलहदा हो जाए, आर्मी वाले, एफसी वाले जो है ना, वो अपने अलहदा हो जाए। उन्होंने टोलियाँ बना ली थी। सामने ये इधर ट्रेन खड़ी थी, पीछे बड़ा पहाड़ था, और तो दरमियान में ऐसे हम लोगों को लाइनों में बिठाया हुआ था। क्योंकि ज़मीन पे बैठे हुए थे, किधर जाना था, कुछ भी नहीं था। 2 पीछे बैग डाले हुए थे, बड़े बड़े, वो इतने मिसाइल थे उनके पास। बाकी जो 12, 15, 20 आदमी थे ना, वो तो ऑपरेशन करा के चले गए थे। उन्होंने इन 5 आदमियों को छोड़ा कि ऑपरेशन हमारा कामयाब हो गया, हम लोग जा रहे हैं, आप लोग जानो ये काम। 5 बंदों ने हमें 3 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक यरगमाल बना के रखा। टोटल 6 बंदे थे। जाफर एक्सप्रेस में सवार एक सरकारी एहलकार का दावा है कि बलोच शिद्दत पसंदों के हमले के बाद पहले तो उन्होंने दीगर एहलकारों के साथ मिलकर मुकाबला किया, लेकिन फिर एमोनेशन खत्म होने पर उन्हें भी यरगमाल बना लिया गया। शिद्दत पसंदों से लड़ने वाले पुलिस एहलकार के मगवी बनने से फरार तक की कहानी सुनिए साद सुहेल की इस ऑडियो स्टोरी में। ब्लास्ट हो गया, पहाड़ पर सामने फिर रहे थे चारों तरफ से, कि वो हमसे कहीं ज्यादा थे, सैकड़ों की तादाद में थे। बहुत सारे मारे हैं, बहुत मारे हैं, सबको मारा, आर्मी वाले, दूसरे सिविलियन। मैं क्या हो यार, कोशिश तो करते हैं, मरना तो वैसे भी है, लग गए तो निकल गए तो। ये अल्फाज जाफर एक्सप्रेस में सवार एक सरकारी एहलकार के हैं, जिनका दावा है कि बलोच शिद्दत पसंदों के हमले के बाद पहले तो उन्होंने दीगर एहलकारों के साथ मिलकर मुकाबला किया, लेकिन फिर एम्यूनेशन खत्म होने पर उन्हें भी यरगमाल बना लिया गया। एहलकार की आवाज को तब्दील किया गया है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तकरीबन हम लोग का ये लगा रहा। तो हमारे राउंड तो मखसूस थे, 60 राउंड थे, मेरे G3 के 60 राउंड थे। इसी तरह मुलाजमों के हिसाब से किसी की 40, किसी की 60। वो 1.5 घंटे में हमारे 2 राउंड मुक गए। जब हमारे राउंड खत्म हो गए तो उनको पता हो गया कि भाई इधर से हमें जवाब नहीं मिल रहा, वो पहाड़ों से उतर के आ गया। बस फिर पूरी गाड़ी से उतारते गए, लेके गए उधर नीचे मैदानी पर, कार्ड चेक करते रहे, हाँ भाई तुम इधर, तुम उधर, तुम उधर, तुम उधर। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से दी जाने वाली इब्तदाई इतलात के बरक्स जब रेलगाड़ी को निशाना बनाया गया तो एहलकार के मुताबिक वो सुरंग में नहीं थी, बल्कि एक खुली जगह पर थी। कोयटा से पेशावर जाने वाली मुसाफिर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर मंगल को जब हमला हुआ तो उस वक्त रेलगाड़ी में 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। तो मेरे यहाँ पर यूनिफॉर्म पर झंडा लगा हुआ था,
तो आकर उसने झंडा ऐसे तोड़ा ना, तो मुझे बट मारा यहाँ पर। तो बस वो कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हमारे बारे में भी, पाकिस्तान के बारे में भी, बस बिठा दिया भाई। फिर उनके वाकी टाकी सेट उनके हर बंदे के पास अपना ही था, बातें करते रहे, ऐसे कर दें ऐसे कर दें। उधर उनको जैसे उधर ऊपर से ऑर्डर मिलता था भाई मार दो, वो शुरू हो जाए भाई उठा के इस टोली को चल भाई घुमा दो। बहुत सारे मारे हैं, बहुत मारे हैं। एहलकार के मुताबिक शिद्दत पसंद बलोची ज़बान में बात कर रहे थे और उनका कहना था कि हमने हुकूमत से मुतालबात किए हैं और अगर वो पूरे नहीं हुए तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, गाड़ी को आग लगा देंगे। फिर वापस उतर जावे, बोला जी उठो उठो उठो। अभी कौन उठता है, नहीं उठो, दस बस उधर अगला खुद खड़ा हो जाता, उधर ले जाके उधर जाके मार देते। बस फिर भाई तकरीबन शाम तक हम भी इंतजार में थे कि शायद कोई हमारे पीछे भी आ जाए, कोई मदद मिल जाए, लेकिन कोई ना आ सकी। हम खामोश थे, हमें यही था कि भाई अभी आज बस जब इसको मारा तो मुझे किधर छोड़ेगा। फिर चले जाते, फिर दूर लेता, फिर 4-5 को उधर मार के फिर वापस आ जाते। मतलब रात 10 बजे तक ये किस्सा चलता रहा। फिर उन्होंने कहा कि भाई अभी बस चुप करके जो जिधर बैठा है, इधर से जो हिल गया समझो गया। पहले उन्होंने छोड़े बंदे जो लेडीज थी, 70 बंदे पहले लेडीज छोड़ी, जो बलोच थे उनको उन्होंने छोड़ दिया। जमायत वाले थे साथी, कुछ साथियों ने बस अंधेरे के जब फायदा उठा के भागने की कोशिश की, उनमें से अगलों ने देख लिया, उन्होंने ब्रश खोल दिए भाई, ब्रश खोल दिए। वो जिधर था तो ब्रश तो अभी एक ब्रश तो नहीं था ना, ये सारों के पास, हाँ बस जो जिधर था बस गिरता गया। सरकारी सतह पर ताहाल इस हमले में हलाक होने वाले अफराद की तादाद के बारे में कोई मालूमात फराम नहीं की गई हैं। ताहम इस पुलिस एहलकार का दावा था कि हमला आवर शिद्दत पसंदों ने ट्रेन के मुतादिद मुसाफिरों को हलाक कर दिया है। एहलकार के मुताबिक बुध की सुबह FC के एहलकार जाए वकुआ पर पहुंचे तो शिद्दत पसंदों की तवज्जो उनकी जानिब हो गई और ऐसे में उन्होंने अपने साथी से कहा कि भाग चलते हैं। FC जब नजदीक आ गई, पहले तो आ रही थी, नजदीक पहुंच नहीं रही थी, जो वो नदी वाली तरफ से आ गई उन्होंने उधर से फायरिंग की, इनका ध्यान उधर हो गया। वाला भागना नहीं है, आप लोगों ने भागोगे समझो गए जान से। जब हम समझ गए कि भाई अभी इससे हमें इधर अभी तक रात से लेकर रात गुजर गई, दिन से रात अभी दिन आ गया, कोई नहीं आया तो, और इतने बंदे डेड बॉडी पड़ी, हमारे लिए भी कोई गुंजाइश है नहीं। तवक्कुल पर जब निकल के भाग रहे थे तो पीछे वो हवलदार को लग गई गोली पीछे मेरे को, उसको लग गई। उसने बोले वो मुझे छोड़ दो साथ में, नहीं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं उसको इशारा किया, मैंने कहा इसको थोड़ा सा रिलीज कर। उसने बोला नहीं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं कहा नहीं यार इसको छोड़िए, मैं अकेला एक बंदे को नहीं उठा सक रहा। बस उसने कहा बस ठीक है, बस ठीक है। मुझे पता नहीं था ये मुझे छोड़े, खुद ही बोल रहे चला जाओ पीछे, हो सकते मार दे। मैंने बताओ कल देखते हैं। फिर मैंने और उसने उठाया उसको, उधर से निकले वो पहाड़ियों में नीचे ऊपर नीचे, अल्लाह ये फायरिंग चलती रही। हम उधर से बस साइड जितना भागे थे थोड़ा और निकल गए, हम थोड़ी सी रेंज से निकल गए ना। हम तो ये कह रहे थे हम सिर्फ पलों के मेहमान हैं, दिनों के नहीं, पल के मेहमान हैं। BBC इन एहलकार के दावों की आज़ादाना तस्दीक नहीं कर पाया है। सऊदी अरब की सालसी में अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के बाद यूक्रेन ने कहा है कि वो फौरी तौर पर रूस के साथ 30 दिन की जंग बंदी को कबूल करने के लिए तैयार है। Well, just to add to the Secretary's comments, the Ukrainian delegation today made something very clear, that they share President Trump's vision for peace. They share his determination to end the fighting, to end the killing, to end the tragic kind of meat grinder of people and national treasure that's happening on the front in Ukraine. याद रहे कि रूस और यूक्रेन के दरमियान आर्जी जंग बंदी की तजवीज़ अमेरिका की तरफ से पेश की गई थी, जिसको कबूल करने पर यूक्रेन ने इत्फाक कर लिया है। इस पेशरफ्त के बाद सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि अब गेंद उन यानी रूस के कोर्ट में है, यानी अब फैसला करने का वक्त रूस का है। ending this war once and for all. Today we made an offer that the Ukrainians have accepted, which is to enter into a ceasefire and into immediate negotiations to end this conflict in a way that's enduring and sustainable and accounts for their interests, their security, their ability to prosper as a nation. I want to personally thank, we both want to thank the Kingdom of Saudi Arabia, His Majesty, for hosting us, for making this possible. They've been instrumental in this process, and we're very grateful to them for hosting us here today. And hopefully we'll take this offer now to the Russians, and we hope that they'll say yes, to peace. The ball is now in their court. And but again, the president's objective here is number one, above everything else, he wants the war to end. And I think today Ukraine has taken a concrete step in that regard. We hope the Russians will reciprocate. यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब ये अमेरिका पर मुनहसर है कि वो रूस को जंग बंदी की इस मस्बत तजवीज़ पर राजी करे।
याद रहे कि गुज़िश्ता माह अमरीकी सदर के दफ्तर यानी ओवल ऑफिस में सदर ज़ेलेंस्की और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान गैर मामूली झड़प हुई थी, जिसके बाद अमेरिका ने यूक्रेन को फौरी तौर पर इंटेलिजेंस शेयरिंग और सिक्योरिटी इमदाद की फराहमी मुअत्तल करने का ऐलान किया था। ओवल ऑफिस में पेश आने वाले वाक़े के बाद मंगल को सऊदी अरब के शहर जद्दा में इन दोनों मुमालिक के दरमियान पहली बाज़ाबिता मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद जारी होने वाले एक मुश्तरका बयान में अमेरिका ने यह भी कहा कि वो यूक्रेन को फौरी तौर पर इंटेलिजेंस शेयरिंग और सिक्योरिटी इमदाद की फराहमी शुरू कर देगा, जिसे चंद रोज कबल मुअत्तल किया गया था। मुश्तरका बयान में मजीद कहा गया है कि यूक्रेन और अमेरिका फौरी तौर पर अपनी अपनी मुज़ाकराती टीमों को नामजद करेंगे, जबकि पायदार अमन के क़याम के लिए फौरी तौर पर बातचीत शुरू करने पर इत्तफाक किया गया है। बादशाह अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने जद्दा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रूस फौरी जंग बंदी की तजवीज़ को कबूल कर लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन हमले बंद करने और बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है, ताहम अगर रूस ने इस जंग बंदी की पेशकश को मुस्तरद कर दिया तो हम बदकिस्मती से जान लेंगे कि अमन की राह में रुकावट कौन है। उन्होंने ये भी कहा कि आज हमने एक पेशकश की जिसका मकसद फौरी जंग बंदी और मुज़ाकरात का आगाज़ है। इस पेशकश को यूक्रेन ने कबूल किया है। उन्होंने मजीद कहा कि हम इस पेशकश को अब रूस के पास ले जाएंगे और हमें उम्मीद है कि वो अमन के लिए इसका मस्बत जवाब देंगे। गेंद अब उनके कोर्ट में है। रूस ने अभी तक इस मामले पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया है। इससे कबल क्रेमलिन ने कहा था कि वो सऊदी अरब में होने वाले मुज़ाकरात के नताइज के बारे में वाशिंगटन की जानिब से मिलने वाली ब्रीफिंग के बाद एक बयान जारी करेंगे। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले का आगाज किया था और लगभग 3 साल की जंग के बाद अब रूस यूक्रेन के तकरीबन 20% इलाके पर काबिज हो चुका है। बांग्लादेश की फौज ने इंडियन मीडिया में शाया होने वाली उन खबरों की सख्ती से तरदीद की है जिनमें दावा किया गया है कि बांग्लादेश की फौज में बगावत के आसार पाए जा रहे हैं और पाकिस्तान के हामी फौजी अफसर जनरल फैजुर रहमान को मुबैना बगावत के इल्ज़ाम के तहत ज़ेरे निगरानी रखा गया है। इंडिया के खबर रसा इदारे द इकोनॉमिक टाइम्स और इंडिया टुडे में शाया होने वाली इन खबरों में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि बांग्लादेशी फौज की चैन ऑफ कमांड टूट फूट का शिकार हो रही है और पाकिस्तान और जमात इस्लामी बांग्लादेश के हामी लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान दीगर जनरलों की मदद से आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान का ओहदा हथियाने की कोशिशों में मसरूफ थे। ताहम खातिर खा हिमायत हासिल ना होने के बायस ये कोशिश नाकाम रही है। बांग्लादेशी मिलिट्री ने कहा है कि ये तमाम खबरें गलत है, ना तो कोई कू होने जा रहा है, ना कोई धड़ाबंदी है हमारे अंदर और ना ही इन रिपोर्ट्स में किसी किस्म की कोई सच्चाई है। याद रहे कि लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान बांग्लादेश की फौज में बतौर क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात हैं। पाकिस्तान की जानिब से इंडियन ज़राए इब्लाग में शाया होने वाली इन खबरों पर फिलहाल कोई तबसरा नहीं किया गया है, जबकि बांग्लादेशी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR ने इन खबरों को मनगढ़ंत करार देते हुए मुस्तरद किया है। इंडियन ज़राए इब्लाग में शाया होने वाली खबरों में ये दावा भी किया गया है कि जनरल फैजुर रहमान ने हाल ही में बांग्लादेश में मौजूद सियासी अदम इस्तेकाम के दौरान आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत के लिए दस्तयाब अपनी ताकत और हिमायत को जांचने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर में एक इजलास भी तलब किया था। दूसरी जानिब इंडिया टुडे ने 11 मार्च को शाया होने वाली अपनी खबर में ये दावा भी किया है कि पाकिस्तान हामी जनरल फैजुर रहमान को फौज में मुबैना तौर पर बगावत करने की कोशिश करने के इल्ज़ाम में ज़ेरे निगरानी रखा गया है। इंडिया टुडे की खबर में मजीद दावा किया गया है कि आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मान ने लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान को ज़ेरे निगरानी रखने से मुतल्लिक़ हुक्मनामा उस वक्त जारी किया जब उन्हें इस हवाले से ऐसे इशारे मिलना शुरू हुए कि वो उनकी जगह लेने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। ये भी कहा गया है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ के सेक्रेटेरिएट से ये इतलात मौसूल हुई कि जमात इस्लामी बांग्लादेश के हामी लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान उनके इल्म में लाए बगैर इजलास तलब कर रहे हैं, जिसके बाद आर्मी चीफ ने उनकी निगरानी के अहकामात जारी किए हैं। इन खबरों के सामने आने के बाद बांग्लादेश की फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR की जानिब से भरपूर मुज़म्मती बयान जारी किया गया है, जिसमें न सिर्फ इन खबरों को मनगढ़ंत करार दिया गया बल्कि इन्हें गलत मालूमात फैलाकर बांग्लादेश के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश करार दिया गया है। पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट के बढ़ते रुझान के पेश नज़र गूगल ने पाकिस्तान में डिजिटल अदायगियों के लिए इस्तेमाल होने वाला अपना गूगल वॉलेट लॉन्च कर दिया है।
गूगल के मुताबिक इसका वॉलेट ऐप दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक में डिजिटल अदायगियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कंपनी का कहना है कि ये वॉलेट एंड्रॉयड आलात इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए पेमेंट कार्ड्स, लॉयल्टी कार्ड्स और बोर्डिंग पासेस जैसी जरूरी चीजों तक रसाई का एक महफूज, आसान और मददगार तरीका है। हमें मोबाइल अवेलेबल है, यहाँ पे हम लोग सिंपल सर्च कर लेते हैं गूगल वॉलेट। गूगल वॉलेट यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद सबसे पहले स्पॉन्सर वीडियो और एक स्पॉन्सर ऐड आपके पास चल रहा होगा जो कि कार्ड मोबाइल वॉलेट के नाम से, इसको नहीं करना। उसके बाद नीचे गूगल वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपने सिंपल इज दैट इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल इज दैट इसको ओपन कर लेंगे और ओपन करेंगे। ओपन जैसे ही करेंगे तो हमें ये बताएगा कि आपने कौन सा अकाउंट यहाँ पे लगाना है। लाइक मेरे पास जस्ट एक ही अकाउंट यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर आपके पास एक से ज्यादा अकाउंट है तो आपके पास वो लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने कौन सा जीमेल अकाउंट जो है वो इसके साथ लॉगिन करना है। सबसे पहला इंटरफेस हमें देखने को मिलता है वॉलेट है, गेट फास्टर सिक्योर एक्सेस योर एवरीडे एसेंशियल्स। आगे बढ़ने से पहले बता दूं गूगल वॉलेट बेसिकली इस तरह का एक वॉलेट है जो कि आपके पास अगर एक अपना पर्सनल वॉलेट है, लाइक लड़कियां हो या लड़के हों, तो उनके अंदर वो पैसे अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक आईडी कार्ड और डिफरेंट बैंक्स कार्ड जो उनके होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, उसके अलावा पैसे वगैरह जो होते हैं वो रखते हैं। सेम यहाँ पे गूगल वॉलेट भी जो है आपको यही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आप अपना आईडी कार्ड, बोर्डिंग पासेस, लाइक कि ट्रैवल करें उसका टिकट वगैरह आपके पास पड़ा है तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। गूगल वॉलेट के थ्रू आप कार्ड ऐड करके NFC पेमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐड टू वॉलेट है, उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लोर वॉलेट, हम सिंपल इज दैट एक्सप्लोर वॉलेट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ गई है कि किस तरह से आपने यूज़ करनी है। अब एक कॉमन पर्सन जो कि पाकिस्तान में रहता है उसको इस चीज़ की समझ में नहीं आना कि आखिर ये है क्या, किस तरह से ऑपरेट करता है, लेकिन जो लोग यूज़ करते रहे हैं जैज़ कैश, इजी पैसा और डिजिटल पेमेंट यूज़ करते रहे उनके लिए ये बड़ा बेनिफिशियल। गूगल वॉलेट जो पहले गूगल पे के नाम से जाना जाता था, एंड्रॉयड आलात पर अदायगियों का एक डिजिटल निज़ाम है। ये एक डिजिटल वॉलेट है जो सार्फिन को अपने एंड्रॉयड फ़ोन के जरिए अदायगियाँ करने, लॉयल्टी कार्ड्स, बोर्डिंग पासेस, ट्रेन टिकट्स और दीगर कई तरह के कार्ड्स महफूज करने की इजाज़त देता है, जो आपकी ऑनलाइन अदायगियों को आसान बनाती है। वॉलेट के जरिए पाकिस्तानी सार्फिन न सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग बल्कि जिन दुकानों पर टेप एंड पे सहूलियात दस्तियाब हों वहां अपने मोबाइल फोन्स के जरिए अदायगियां भी कर सकेंगे। इसके अलावा सार्फिन सफ़र के दौरान अपने बोर्डिंग पास तक बआसानी रसाई हासिल कर पाएंगे। गूगल का कहना है कि इस वॉलेट के होते हुए सार्फिन को फिजिकल कार्ड्स अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। गूगल पाकिस्तान के कंट्री डायरेक्टर फरहान कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान में डिजिटल अदायगियों का शोबा तेज़ी से तरक्की कर रहा है और जैसे जैसे मज़ीद लोग डिजिटल लेन देन को अपना रहे हैं, गूगल वॉलेट एक महफूज, आसान और मौसर तरीका फराहम करता है जिसके ज़रिए सार्फिन अदायगियाँ कर सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि गूगल वॉलेट के लॉन्च से पाकिस्तान में मुआशी मौके पैदा करने में मदद मिलेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी अदाद शुमार के मुताबिक 2023 के इख्तिताम में पाकिस्तान की 64% आबादी के बैंक अकाउंट थे। रवां साल मरकजी बैंक की जानिब से माली शमूलियत का तीसरा प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसके तहत साल 2028 तक मुल्क की 75% बालग आबादी के अकाउंट खुलवाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.